नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर, बीजेपी ने लिया बड़ा फैसला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोज तिवारी को हटाकर आदेश गुप्ता को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। आपको पता ही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के टाइम पे जब दिल्ली में बीजेपी की हार हो गई थी और बीजेपी के हाथ सिर्फ 8 सीटें लगी थी, तो उसके बाद ही मनोज तिवारी ने कहा था कि अगर मुझे मेरे पद से हटाया जाता है या फिर मैं हट जाना चाहता हूं, क्योंकि शायद इन्हीं विफलताओं की वजह से दिल्ली में हमारी सरकार नहीं बन पाई है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा फैसला है बीजेपी की तरफ से कि नए अध्यक्ष आदेश गुप्ता को बना दिया गया है। तो ये एक बड़ा झटका है केजरीवाल सरकार के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के पास एक मुद्दा था कि उन्हें ये लग रहा था, उन्होंने ये भी कह के कई बार प्रचार किया कि जो मनोज तिवारी हैं वो दिल्ली को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि वो एक एक्टर हैं और उन्हें राजनीति की समझ नहीं है और वो रिंकिया के पापा हैं, या फिर वो नाच ही सकते हैं, राजनीति में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर एक बड़ा झटका है ये केजरीवाल के लिए, क्योंकि अब बीजेपी ने एक ऐसा चेहरा उतारा है जो कि जमीनी स्तर से बिलोंग करता है। आइए बताते हैं आपको कि कौन है आदेश गुप्ता। मनोज तिवारी को हटाकर बीजेपी ने जिन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम आदेश गुप्ता है। आदेश गुप्ता 1 साल पहले तक नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। मनोज तिवारी को हटाकर बीजेपी ने जमीनी और दिल्ली से जुड़े नेता को अध्यक्ष बनाया है, जिनकी मांग काफी वक्त से चल रही थी। और आपको बता दें कि आदेश गुप्ता ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चलाते थे। और आप देख सकते हैं कि जो आज बीजेपी ने अपना ये चेहरा उतारा है, आदेश गुप्ता ये जमीनी स्तर से बिलोंग करते हैं। अब ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चलाते थे, तो आप इनकी राजनीति समझ सकते हैं कि जो इंसान एक इंसान जो एक गरीब फैमिली से और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, वो राजनीति में आकर गरीबों के लिए ही काम करेगा। खैर, अगर आप इससे राजनीति में जा रहे हैं, तो केजरीवाल ने जो षड्यंत्र चल के अपनी राजनीति के पत्ते जो फैलाए थे, अब उनका पूरी तरीके से भांडा फूट चुका है। कि केजरीवाल जब चुनाव लड़ते हैं तो उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, और इस बार तो इन्होंने हद कर दी कि जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए तो इन्होंने बीजेपी को पीछा छोड़ने के लिए कई बड़े बड़े वादे किए। पूरी 4 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब उस टाइम पे ये कहते रहे थे कि मोदी सरकार या फिर बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, और जिस टाइम पे विधानसभा के चुनाव नजदीक आए उस टाइम पे केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी और सब्सिडी देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता इनके बहकावे में आ गई और दिल्ली की जनता ने इन्हें आंख बंद करके वोट दे दिया। और यही सबसे बड़ी गलती थी दिल्ली की जनता की, जिसकी वजह से केजरीवाल 2020 के इन चुनावों में जीत पाए। खैर, दिल्ली की जनता से गलती तो हुई और जिसका खामियाजा आज भुगतना भी पड़ रहा है, और दिल्ली की जनता जान भी चुकी है कि उन्होंने दूसरी बार केजरीवाल को जिताकर कितनी बड़ी गलती की है। जी हाँ, यही केजरीवाल जो दिल्ली के चुनावों से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आने वाले टाइम तक ही हम फ्री बसें और सब्सिडी, ये सारी चीजें फ्री और बाकी के अन्य चीज भी इन्होंने फ्री करने की बात की थी। तो वही कोरोना वायरस यानी कि लॉकडाउन के अंतर्गत करोड़ों मजदूर जब अपने घरों के लिए दिल्ली से जा रहे थे, प्रवासी जिन्होंने दिल्ली में रहकर दिल्ली के मकानों को बनाया है, दिल्ली में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो भी उन मजदूरों की देन है, क्योंकि उन्होंने इस दिल्ली में अपना खून पसीना लगाकर इस दिल्ली को बनाने में मदद की है। तो वही दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल ने उन मजदूरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उन प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया मरने के लिए। और केजरीवाल की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए कि ये 70 लाख लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से झूठ था। जब सड़कों पर जमीनी हकीकत देखी जाए तो काफी सारे ऐसे लोग थे जिनके पास खाना, पानी, राशन कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा, पर उसके बावजूद भी केजरीवाल ने अपनी राजनीति के पर्चे चमकाए। यहाँ पर ये केजरीवाल की तरफ से या मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम की तरफ से ये कहा जाता है कि दिल्ली में हमारे पास वर्कर्स को देने के लिए पेंशन के और हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, जिसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं और ये कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए चाहिए। ये वही केजरीवाल हैं जो एडों में करोड़ों रुपए लगाते हैं कोरोना वायरस के लिए, जिन्होंने गरीबों के लिए तो इन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं, पर अपनी एड छपवाने पर इन्होंने जगह जगह पे पोस्टर लगवाने के लिए करोड़ों रुपए छपाए। और वही हाथ धोने के लिए ये एक आह्वान कर सकते थे, ट्वीट कर सकते थे, जैसे ये अब करते हैं कि गर्मी आ गई है सतर्क रखिए, उसी तरीके की ये ट्वीट कर सकते थे। पर उसके बाद के लिए भी इन्होंने करोड़ों खर्च करके एक वीडियो बनवाया जिसमें ये सिर्फ हाथ धोने की नसीहत दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर करने के लिए भी इनकी मशीनों पर इनकी एडों का प्रचार किया जा रहा था। और जब दिल्ली की जनता की बात आती है, जब उनके हित की बात आती है, तो इस सरकार
ने पूरी तरीके से अपने हाथ फैला दिए और इनकी तरफ से कहा गया है कि अब हमारे पास पैसे नहीं है इनको सैलरी देने के लिए। क्या ये केजरीवाल को उस टाइम पे ध्यान नहीं आता जब दिल्ली दंगों में ये दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए देते हैं, उन्हें सैलरी देते हैं और इमामों को सैलरी इनकी सरकार की तरफ से दी जाती है। और जो दिल्ली में रहने वाला मजदूर है, दिल्ली में काम करने वाले श्रमिक हैं, और जब उनकी बारी आती है तो ये सरकार अपने हाथ फैलाकर कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमें केंद्र सरकार से पैसे चाहिए। तो अब पूरी तरीके से केजरीवाल की पोल तो खुली चुकी है। तो अब ये भी देखना होगा कि अब जैसे केजरीवाल, अब बीजेपी ने तो अपने अध्यक्ष बदल दिए हैं और जमीनी स्तर से जो चेहरा सामने खड़ा किया है वो इसे वो केजरीवाल को टक्कर देने में पूरी तरीके से सक्षम है। क्योंकि केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो ज्यादातर लोगों ने इन पे इसीलिए भरोसा किया था कि ये एक आम आदमी पार्टी का नाम रख लिया इन्होंने, आम आदमी पार्टी, और जो इनके खर्चे हैं और जो इनके एमएलए हैं और जो इनकी करतूतें हैं वो बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी वाली नहीं है। क्योंकि ना ही तो ये आम आदमी की पार्टी क्योंकि ना ही तो ये आम आदमी के बारे में सोचते हैं और ना ही तो इन्होंने उनके हित के लिए कोई भी कदम या फिर काम किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, यानी कि केजरीवाल जैसी ही पार्टी पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने भी लॉकडाउन के अंतर्गत, जो कि ममता बनर्जी वहां की दीदी बनी फिरती हैं, और जब लॉकडाउन हुआ था तो आपने देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी वहां पे गोले लगा रही थी और ये कह रही थी कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तो किस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां पे इस चीज को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो इसको लेकर अमित शाह ने किया है बड़ा ऐलान कि 2021 में आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। जी हाँ, अभी आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि लॉकडाउन के अंतर्गत जब वहां पे अम्फन भी आया था पश्चिम बंगाल में, उसके दौरान भी ममता बनर्जी की ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है और वहां पर इन्होंने गरीबों के लिए, जो वहां पे तमाम लोग रहते हैं, उनके लिए कोई भी काम नहीं किया। और आप जानते ही हैं कि ममता बनर्जी कितनी ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति आती है, और जब यहाँ पे मुसलमान और हिंदू पश्चिम बंगाल में कितना ज्यादा होता है कि ये हमेशा मस्जिदों की जब खोलने की बारी आती है तो वहां पर ये बढ़ चढ़कर बोल देती हैं कि ये खुलना जरूरी हो, और जहां पर हिंदुओं के हित की बात होती है वहां पर ममता बनर्जी किस तरीके से अपने रंग दिखाती है। तो वो सारी चीजें पश्चिम बंगाल के लोग जान ही चुके हैं। और रही बात एनआरसी और सीए की, तो उसको लेकर भी ममता बनर्जी ने जिस तरीके का षड्यंत्र रचा था, रोहिंग्या मुसलमानों को जो वहां पे जगह देने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा पैर फैलाए और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। आपको ये बात भी गंतव्य याद होगा कि ममता बनर्जी की तरफ से काका, चीची और सीए को लेकर इस तरीके की तमाम ओछी हरकतें की गई थी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो इसको लेकर अभी कुछ दिनों जो लॉकडाउन के अंतर्गत जब वहां पे अम्फन आया तो इसको लेकर ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। तो इसी के लिए जब बीजेपी की सरकार की तरफ से वहां पर जब लोगों को भेजा जाता है कि भाई हालात देखिए कि ममता बनर्जी की सरकार किस तरीके से विफल है, तो वहां पर बीजेपी के लोगों को एंटर नहीं करने दिया जाता। तो और ये जब दोनों पार्टियों के बीच कहा सुनी भी हुई, तो इसको लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कहा था कि अगर केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल को लेकर इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं तो यही केंद्र सरकार ही यहाँ पर, बीजेपी ही यहाँ पर आकर सरकार चलाकर देख ले। तो उसी का जवाब दिया है अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी की इच्छा होगी पूरी, 2021 में बनेगी बीजेपी की सरकार। और इसी बात के लिए चुनावी मोड में बंगाल में, जिसमें 8 जून को अमित शाह की ऑनलाइन रैली, अमित शाह बिहार में 9 जून को चुनावी रैली इलेक्शन करेंगे। ये रैली मैदान ना होकर वर्चुअल होगी। इससे ठीक 8 दिन पहले 8 जून को उन्होंने पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन रैली करने का फैसला लिया है। वो ममता बनर्जी के राज्यों में 7 वर्चुअल जुड़कर उन्हें संबोधित करेंगे। जी हाँ, ये ऑनलाइन और वर्चुअल रैली का मतलब है कि जिस तरीके से हमेशा जैसे कि अभी लॉकडाउन से पहले जब विधानसभा के चुनाव थे दिल्ली में, तो उसमें जब बीजेपी की तरफ से रैली की गई थी तो वो ऐसी रैली थी कि जो सड़कों पर निकल के, जिसमें कभी तरह के नेता और पीछे काफिला चलता है, तो ये इस तरीके की रैली नहीं, बल्कि इसमें ये जो रैली होगी वर्चुअल रैली और ऑनलाइन रैली होगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और उसमें कोई भी रोड शो वगैरह नहीं होगा। और इसमें अमित शाह ने यह भी कहा है कि अम्फन और जिस तरीके की विफलता ममता बनर्जी की सरकार ने दिखाई है उन्हीं को लेकर लिए जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार का आना। और यहाँ पर अमित शाह ने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी
पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि मैं खुद जाकर वहां सरकार तो नहीं चला सकता क्योंकि सांसद हूं, लेकिन उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी। वहीं स्पेशल ट्रेनों को रोके जाने पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता ने बंगाल की जनता के साथ जो किया है उसे जनता कभी भूलेगी नहीं। इस दौरान ममता बनर्जी ने वो सारे काम गिनवाए जिनको करने में ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल रही है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान वहां पर किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस को लेकर ममता बनर्जी ने उन केसेस को छुपाने की भी कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में केसेस नहीं बढ़ रहे हैं और जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से लगातार दिन पर दिन केस बढ़ रहे हैं और उनकी जिम्मेदार ममता बनर्जी थी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें खुली छोड़ दी थी। भला आप ये बताइए कि जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा चुका है कि पूरे देश में लॉकडाउन है और कोई भी व्यक्ति दुकान वगैरह नहीं खोल सकता, पर उसके बावजूद भी पश्चिम बंगालों में फूलों की दुकान खुली रही, क्योंकि ममता बनर्जी को अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमानों को खुश करना है, जिनके बलबूते पे वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाकर बैठी है। पर अमित शाह ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जो भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ कहा है और किया है वो पश्चिम बंगाल की जनता कभी नहीं भूलेगी और 2021 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी।